गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यायपालिका का। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने अध्ययन किया जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके गठन का, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का और उसके साथ उसकी जो भूमिका और शक्तियाँ हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया। प्रीवियस अपन ने वीडियो में अध्ययन किया जो जनहित याचिका है उससे संबंधित प्रमुख जो महत्वपूर्ण पहलू है उसका, और जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू अपने जनहित याचिका से संबंधित रह गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि जनहित याचिका है वो न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन है। सबसे पहले बात क्या आती है कि जनहित याचिका है वो न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन है। इसके द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि न्यायपालिका जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका उस पे प्रमुख रूप से नियंत्रण करती है। दूसरी बात है जो जनहित याचिका है उसका जो प्रमुख कार्य है उसमें क्या होता है, पीड़ित पक्ष के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा जाके जो पीड़ित पक्ष से संबंधित जो अन्य व्यक्ति है उनके द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि अदालत में जो अपनी याचिका है वो दायर की जाती है। तो वो किस में आती है, जनहित याचिका में आती है। बात आती है न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय। प्रमुख रूप से जो जनहित याचिका है वो प्रमुख रूप से किस रूप में लोकप्रिय है, न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय है। यानी जो न्यायपालिका की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, और जब कार्यपालिका के द्वारा और व्यवस्थापिका के द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं वो कानून जो प्रमुख रूप से अवैध हो या गैर कानूनी हो, प्रमुख रूप से जनता के हित से संबंधित नहीं हो और जनता के अधिकारों का हनन करने वाले हो, ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका है वो प्रमुख रूप से न्यायिक सक्रियता के माध्यम से ऐसे जो बनाए गए कानून हैं उनको अवैध या गैर कानूनी प्रमुख रूप से घोषित करती है। बात आती है किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार के बजाय। प्रमुख रूप से न्यायिक सक्रियता में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण कुछ पहलू देखते हैं कि कई बार जो याचिका दायर की गई उस पे विचार करने के बजाय कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जिन पे प्रमुख रूप से है कि न्यायपालिका अपना विचार करती है, उस पे अपने प्रमुख रूप से निर्णय देती है। बात होती है ऐसी याचिकाएं कौन सी होती है और प्रमुख रूप से ये याचिकाएं हैं ये न्यायालय को प्रमुख रूप से किस माध्यम से प्राप्त होती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों पर विचार किया। हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से अखबार में विभिन्न जो मुद्दे हैं, विभिन्न जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें हैं वो समाचार पत्र में देखने को मिलती है। दो पक्षों में किसी न किसी बात को लेके विवाद उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो संपत्ति को लेके हो, चाहे वो हत्या को लेके हो, चाहे वो चोरी को लेके हो, चाहे वो डकैती को लेके, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में छुपी हुई होती है। इन पर भी प्रमुख रूप से क्या है कि जो विचार किया जाता है वो प्रमुख रूप से क्या है, न्यायालय के द्वारा न्यायपालिका के माध्यम से इन पे प्रमुखता विचार किया जाता है। बात आती है डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर विचार करना। कई बार देखते हैं कि न्यायालय को प्रमुख रूप से क्या है, समाचार पत्रों के साथ साथ डाक के माध्यम से भी क्या है कि कुछ शिकायतें हैं वो प्राप्त होती है, कुछ जो विषय हैं उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इन सूचनाओं पर, इन डाक के माध्यम से जो समस्याएं उनको प्राप्त हुई उन पर भी विचार करने का जो प्रमुख कर्तव्य है, दायित्व है, वो न्यायालय का रहता है। तो इस प्रकार से जनहित याचिका तो एक माध्यम है ही, इसके अलावा प्रमुख रूप से क्या है कि अखबार से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जो विषय प्राप्त होते हैं उन पे भी विचार करना, और इसके साथ साथ जो डाक से विभिन्न प्रकार के संदेश है, सूचनाएं हैं, समस्याएं जो प्राप्त हो रही है उन पे पर भी विचार करना प्रमुख रूप से क्या है कि न्यायालय का प्रमुख दायित्व और अधिकार रहता है। बात आती है न्यायपालिका की नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय। न्यायपालिका की जो नई भूमिका है, नया जो दायित्व है, नया जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से किस रूप में व्याप्त है, ध्यान रखना, न्यायिक सक्रियता के रूप में। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि न्यायपालिका है वो अपना पूर्ण रूप से दायित्व निभाएगी, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाएगी। सरकार के जो अंग है वो एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण नहीं करे, एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करे, स्वतंत्र रूप से कार्य करे। तो वहां प्रमुख रूप से न्यायपालिका क्या करती है कि जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है अपने, जिसको संसद भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं
जिन कानूनों को लागू किया गया है, अगर वो किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करते हैं, अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं या अधिकारों से वंचित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक सक्रियता की जो भूमिका है वो प्रमुख रूप से अपनाई जाती है और इन जो अधिकारों को, कानूनों को जो अवैध रूप से, जो गलत तरीके से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ने लागू किया है, जो जनता के नुकसान करने वाले हैं, जनता का अहित करने वाले हैं, ऐसे कानूनों को प्रमुखतः न्यायपालिका के द्वारा क्या है, अवैध और गैर कानूनी घोषित किया जाता है, ताकि व्यक्ति के अधिकारों का प्रमुख रूप से बचाव हो सके, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रमुख रूप से न्यायपालिका के द्वारा की जा सके। बात आती है न्यायपालिका के वास्तव में कार्य नहीं है, यानी न्यायपालिका है ऐसे प्रमुखतः कौन से कार्य हैं जो प्रमुख रूप से नहीं करते, वो उसके क्षेत्र से बाहर के हैं और वो उसके द्वारा न्याय किए जाके वो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा प्रमुखतः किए जाते हैं। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर के हैं। तो बात आती है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, प्रमुख रूप से ये जो जिम्मेदारी है ये न्यायपालिका की नहीं है, जो वायु और ध्वनि प्रदूषण से प्रमुख रूप से संबंधित है या इससे जुड़ी हुई है। बात आती है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। हम देखते हैं कि विभिन्न मामलों में, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे वो खान से संबंधित हो, चाहे भूमि से संबंधित हो, ऐसे विभिन्न मामले हैं ये प्रमुख रूप से आते हैं। तो प्रमुख रूप से ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसमें बड़े बड़े नेता सम्मिलित होते हैं, तो प्रमुख रूप से ये जो इनकी जांच करनी होती है ये प्रमुख रूप से न्यायालय के द्वारा न की जाके विशेष जो ब्यूरो है उसके द्वारा प्रमुखतः इनकी जांच है, वो पड़ताल है, प्रमुखतः की जाती है। बात आती है चुनाव सुधारित करना। चुनाव है वो एक निश्चित समय के बाद में भारत में संपन्न करवाए जाते हैं और निश्चित समय में संपन्न होने के कारण क्या है कि यहाँ प्रमुख रूप से इसमें दायित्व बनता है विधायिका का। विधायिका के द्वारा है प्रमुख रूप से इन पे विचार किया जाए, इनकी समस्याओं को समाधान किया जाए और प्रमुख रूप से कहा जाए तो ये कुछ क्षेत्र हैं ये प्रमुख रूप से न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर के होते हैं। बात आती है ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना, प्रमुख रूप से जो पर्यावरण से संबंधित है, जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो चुनाव से संबंधित है, ये जो प्रमुख जो कार्य किए जाते हैं ये विधायिका की देखरेख में किए जाते हैं। किसकी देखरेख में किए जाते हैं? विधायिका। विधायिका को भारत में क्या कहा गया है? संसद कहा गया है। संसद की देखरेख में प्रशासन के द्वारा ये प्रमुख जो कार्य हैं वो प्रमुख रूप से किए जाते हैं, जबकि इनमें जो न्यायपालिका का जो महत्व है वो बहुत ही कम है या ना के बराबर प्रमुखतः होता है। बात आती है न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन करना। न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जो सरकार के तीन अंग है, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में संतुलन स्थापित करना। यानी कोई भी अंग है वो दूसरे अंग के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करे। जो तीनों अंग है इनके कार्य भी अलग अलग है और तीनों स्वतंत्र रहते हुए कार्य करें और एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण है वो प्रमुख रूप से नहीं करें, एक दूसरे की स्वतंत्रताओं को छीनने का कार्य प्रमुख रूप से नहीं करें और सभी अंग एक संतुलन सिद्धांत के तहत प्रमुखतः कार्य करें, ताकि एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ ये कार्य करें, न कि किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करने का प्रमुखतः प्रयास करें। लोकतांत्रिक शासन का एक प्रमुख आधार यह भी है कि जो सरकार के अंग है वो एक प्रकार से संतुलन के सिद्धांत पे कार्य करे। जैसे कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना, व्यवस्थापिका का काम है कानून को बनाना और न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना। अगर ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी विशेष भूमिका निभाती है, अपने दायित्वों का निर्वहन करती है, तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन की जो स्थापना है वो भारत में हो पाएगी। लेकिन यदि ये तीनों अंग है एक दूसरे कार्यों में अगर हस्तक्षेप करने लग जाए, एक दूसरे कार्यों का क्षेत्र का अतिक्रमण करने लग जाए, तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत में स्थापित होनी चाहिए वास्तव में वो स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि तीनों अंग है वो अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें और आवश्यकता पड़ने पे एक दूसरे का सहयोग है वो करें, लेकिन उनके क्षेत्रों को छीनने का प्रयास नहीं करें। बात आती है सरकार का हर अंग
एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। सरकार का जो प्रत्येक अंग है वो सभी जो अंग है वो एक दूसरे की जो शक्तियां मिली हुई है उनका सम्मान करें, और उसके साथ साथ जो उनका क्षेत्र है, जो सीमा है, उस संविधान के द्वारा जो निर्धारित की गई है उस सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि भारत में प्रमुख रूप से क्या है कि संतुलन के सिद्धांत पे है वो ये सरकार के तीनों कार्य करते हैं। तो प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है तीनों अंगों की कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें, एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करें, और क्षेत्राधिकार है वो एक दूसरे का छीनने का प्रयास नहीं करें, सभी अपने स्वतंत्र क्षेत्र में कार्य करें। बात आती है न्यायिक सक्रियता का जनहितों पर सकारात्मक प्रभाव। न्यायिक सक्रियता है यानी जो न्यायपालिका की जो भूमिका वर्तमान समय में परिवर्तन हुई है उसका प्रमुख रूप से जनता के हितों पे, जनता के विकास पे एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। क्योंकि क्या है कि ये जो परिवर्तित भूमिका है न्यायपालिका की, जो न्यायिक सक्रियता के रूप में या जनहित याचिका के रूप में है, इससे क्या हुआ कि प्रारंभ में हमने बात की थी कि जिस व्यक्ति की कोई समस्याएं होती थी, कोई विवाद हो जाता था, उस व्यक्ति को स्वयं में अदालत में अपनी याचिका दायर करनी पड़ती थी। लेकिन बाद में जनयाचित का जो स्वरूप आया, जनहित याचिका का जो स्वरूप आया, उसके द्वारा पीड़ित पक्ष के द्वारा क्या है कि याचिका दायर न की जाके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी क्या है याचिका दायर की जाने लगी, जिससे उसकी समस्याओं का समाधान है वो प्रमुख रूप से और अधिक तेज गति से, और अधिक तीव्र गति से, और अधिक शीघ्र उचित समय पे समाधान होने लग गया। बात आती है न्यायपालिका और अधिकार। प्रमुख रूप से न्यायपालिका है वो प्रमुख रूप से उसके साथ अधिकार है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका व्यक्ति के जो अधिकार हैं जो संविधान ने व्यक्ति को प्रदान किए हैं उनकी सुरक्षा है वो न्यायपालिका किस प्रकार से प्रदान करती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है। न्यायपालिका का एक उचित दायित्व है जो संविधान ने उसको सौंपा है कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के विकास के जो अधिकार हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारते हैं, व्यक्ति की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो संविधान ने न्यायपालिका को प्रदान किया है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करते हैं। व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो संस्कृति या शिक्षा का अधिकार हो, व्यक्ति को जो ये अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं उन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी किसके पास है, न्यायपालिका के पास में होता है। बात आती है अनेक रिट के माध्यम से। न्यायपालिका है ये व्यक्ति के अधिकारों की जो रक्षा है वो प्रमुख रूप से रिट के माध्यम से करती है। हमने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें रिट संबंधी क्षेत्राधिकार भी आता है। इसके तहत व्यक्ति के जो अधिकारों की है वो प्रमुख रूप से रक्षा की जाती है। तो बात आती है कि रिट में कौन कौन से प्रमुखतः मामले आते हैं और उनमें किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है, किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। इसकी भी चर्चा है, हम विस्तार से हमारे जो प्रीवियस वीडियो में उनसे कर चुके हैं। अब इनका जो शॉर्ट जो मैटर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे बात यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बंदी बनाने का कारण जानना, यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसको किस कारणों से प्रमुखतः है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, तो उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि किस कारण से उसको बंदी बनाया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा इसमें आता है अपना परमादेश। परमादेश के अंतर्गत प्रमुख जो दायित्व है वो आता है कि पदाधिकारियों को कर्तव्य पालन का आदेश देना। यानी जो पदाधिकारी है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उसको प्रमुख रूप से परमादेश दिया जाता है और परमादेश के माध्यम से उसको न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन किया जाए। बात आती है उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि प्रमुख रूप से जो अधिकार, जो दायित्व है जिसको दिए गए हैं उन दायित्वों को निर्वहन करना और अपने सीमाओं में रह के प्रमुख रूप से कार्य करना। तो उत्प्रेषण में प्रमुख जो भूमिका आती है वो आती है क्षेत्र में रहकर कार्य करना, अपनी जो सीमाएं हैं जो निर्धारित की गई है
जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया गया है, उस क्षेत्र में और उस सीमा में रह के प्रमुख रूप से कार्य करना होता है। बात आती है विशेष अधिज्ञा, यानी निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजना। कोई का जो मामला है, मुकदमा है, वो जिला न्यायालय के या उच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर का है, तो ऐसे मामलों को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने का जो प्रमुखतः कार्य किया जाता है वो किया जाता है निषेध अधिज्ञा के माध्यम से। अंतिम जो रीट का अपना अधिकार है वो आता है अधिकार परीक्षा का। अधिकार परीक्षा के अंदर प्रमुख रूप से बात आती है कि गैर कानूनी तरीके से जिसने पद प्राप्त किया है, यानी जिस व्यक्ति ने तरीके से पद प्राप्त न करके अनुचित तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या किसी को लाभ प्रदान करके प्रमुखतः पद प्राप्त किया है, ऐसे पद को गैर कानूनी घोषित करना और उस व्यक्ति से उसने पद किस प्रकार से प्राप्त किया है उसके बारे में जो जानने का जो प्रमुख क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार रीट की महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में रहती है।